Good morning to all students of BSc Part 3. Today in this online class, we will talk about a new topic under Special Theory of Relativity. Today's topic is mass energy equivalence relation, that is E equal to mc square. This is the biggest equation of physics given by Einstein. Today in this online class, we will talk about this equation under Special Theory of Relativity. Mass energy equivalence relation. As we know that mass energy relation is the most famous relation of relativity and shows equivalence between mass and energy. It may be derived as following. Relativity. Uh, First of all, we take any object of mass m at which a force vector F is acted and body is moving with velocity v. The direction of velocity and force both are same. Then according to Newton's law of motion, force is the rate of change of momentum. That is this equation F is equal to dp upon dt. But we know that p is the linear momentum and p is equal to mv, product of mass and velocity. Therefore F is equal to ddt of mv. So let this is the equation first. यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है? आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन यानी E बराबर mc स्क्वायर प्रूव करना। किस में? अंडर रिलेटिविटी यानी ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन, यानी जब कोई बॉडी रिलेटिव वेलोसिटी में होती है तो हमें पता है एज वेल एज वेट मास इज आल्सो वेरीज ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन। यानी जैसे कि वेट हमारा बदलता है अलग अलग स्थितियों में, सेम उसी तरीके से हमारा मास भी वैरी करता है अंडर रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में जब रिलेटिव मोशन होता है तो मास भी हमारा यहाँ पे वैरी करता है। तो इस मास वेरिएशन के दौरान भी हमें क्या दिखाना है? इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी कि मास और एनर्जी के बीच समान संबंध होते हैं, उन रिलेशन को दिखाना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कोई बॉडी है, मूविंग बॉडी है जिसके पास वेलोसिटी क्या है? v है। v वेलोसिटी से ये बॉडी a जिसका मास m है ये मूव कर रहा है और इसके ऊपर कोई फोर्स वेक्टर F वर्क कर रहा है जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से मैच करती है। तो न्यूटन्स के जो सेकंड लॉ है यानी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता है? विच स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज equal to the force applied on it and its direction is always the same। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी पिंड के ऊपर कार्य करने वाला बल उस पिंड के लीनियर मोमेंटम के परिवर्तन की दर के समानुपाती या उसके बराबर होता है। साथ ही साथ बल का और उस पिंड की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। तो अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहीं से हमें मिलता है कि F इज इक्वल टू एम ए। यहीं पे आप चेंज करेंगे तो एम इज टेकन एज कांस्टेंट, dv upon dt is equal to a, that is acceleration of the body, then we get F is equal to ma। ये हमारा हो जाता है न्यूटन्स सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि फ्रॉम न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो इसको अगर हम अप्लाई कर दें F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, तो हमें मान के चलते हैं कि ये हमको पता है कि P क्या है? P इज़ द लीनियर मोमेंटम और उसकी वैल्यू क्या होती है? mv होती है। इसको हम रख दिए तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बट इन रिलेटिविटी, लेकिन रिलेटिविटी में हमें निकालना है मास वेरिएशन इक्विवेलेंस फार्मूला। तो रिलेटिविटी में हमें पता है कि मास जो कि m होता है विच इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी, ये हमारी वेरी करती है। इसके लिए इक्वेशन भी हमने देखा कि m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या है? दिस इज आल्सो वेरिएबल। तो जब इसको भी हम वेरिएबल मान लें, वेलोसिटी भी वेरिएबल मान लें,
तो ऐसी स्थिति में जो फोर्स है उसको डिफरेंशियल टर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। इसको हम मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देंगे, इफ़ डी एस यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी डिस्प्लेस अंडर फोर्स एफ, यानी डी एस वह छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी के द्वारा किया जाता है जब उसके ऊपर बल कार्य करता है, बल यानी एफ वर्क कार्य करता है। तो इस बल के कारण अगर बॉडी डी एस डिस्प्लेसमेंट करती है तो इसके ऊपर कार्य किया जाएगा, तो देन द वर्क डन बाय द फोर्स, तो इस फोर्स के द्वारा बॉडी के ऊपर किया गया कार्य तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी आर। तो डी आर की जगह यहाँ पे हम डी एस लेते हैं, तो W इज इक्वल टू एफ डी एस हो गया। और ये क्या होता है, यानी ये जो वर्क है इज स्टोर्ड बाय द बॉडी, ये बॉडी के द्वारा संरक्षित कर लिया जाता है किसमें, एज इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में। यानी ये जो वर्क डन है ये उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस बॉडी के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। तो यानी यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि सबसे पहले हमने पिंड लिया, पिंड का मास है जिसके पास वेलोसिटी है, इसके ऊपर एक फोर्स कार्य कर रहा है, वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन सेम। तो ऐसी स्थिति में बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ एफ और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन यहाँ से देखेंगे तो हमें मिलेगा डी डी टी ऑफ एम वी। लेकिन इसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे कि एम इज टेकन एज कांस्टेंट, तो अगर एम कांस्टेंट होता तो हमें मिलता है एम डी वी अपॉन डी टी। लेकिन रिलेटिविटी में हमें पता है कि मास इज़ आल्सो वेरिएबल, अगर मास भी हमारा वेरी करता है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन पा जाएंगे। अब इस सेकंड इक्वेशन को पाने के बाद अगर हम मान लें कि इफ़ डी एस इज द स्मॉल डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी डिस्प्लेस अंडर फोर्स एस, देन वर्क डन बाई फोर्स एफ डी एस हो जाएगा, और वही वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब अगर वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो हम लिख सकते हैं इसे मैथमेटिकल टर्म में कि डी डब्ल्यू यानी स्मॉल वर्क डन वो बराबर हो जाएगा स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डी के, और डी के बराबर क्या होगा, एफ डी एस, यानी डब्ल्यू बराबर एफ डी एस होता है, तो ये तीनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। अब डी डब्ल्यू बराबर, अब इसमें एफ डी एफ की वैल्यू हमें पता है, एफ की वैल्यू हमें अभी इक्वेशन फर्स्ट से पता चली, यानी जहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया एम और डी वी को, एम और वेलोसिटी यानी मास और वेलोसिटी को वेरिएबल मान के, एम डी वी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। तो इसको अगर हम रख दें तो एम डी वी अपॉन डी टी डी एस एंड वी डी एम अपॉन डी टी और डी एस हो जाएगा। अब इसको अगर हम चेंज कर लें, डी वी के स्थान पर डी एस ले लें, डी एस के स्थान पर डी वी ले लें, तो हमें मिल जाएगा एम डी एस अपॉन डी टी इंटू डी वी एंड वी डी एस अपॉन डी टी डी एम। तो यहाँ पे हमें पता है कि डी एस अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होता है, यानी डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी। तो अगर ये v होता है तो इसके स्थान पे अगर हम वैल्यू रखेंगे तो इसे हमें मिल जाएगा एम बी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। ये किसकी वैल्यू हो गई, डी डब्ल्यू की हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, मास ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इज आल्सो वेरिएबल एंड इट इज गिवन एज, यानी मास हमारा अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो वेरी करता है इस इक्वेशन के थ्रू। दिस इज द मास वेरिएशन फार्मूला, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे m नॉट क्या है, m नॉट इज द रेस्ट मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। नाउ स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन, अब हम इसी इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बाई कीपिंग एम नॉट एंड सी कॉन्स्टेंट, यानी इसके पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले इसको हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इसमें हम लिख सकते हैं ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर
सी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। अब इसी को अगर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा चूंकि मास भी मास क्या है, वेरिएबल है, तो मास को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो चूंकि एम स्क्वायर था तो हो गया 2 mdm, सी तो कांस्टेंट ही है, तो वी स्क्वायर 2 mdm माइनस एम स्क्वायर 2 v dv, यानी एक बार m के टर्म में एक बार v के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, जीरो मिल गई। जीरो क्यों मिल गई, क्योंकि m नॉट इज द रेस्ट मास एंड इज द कांस्टेंट, c इज आल्सो, यानी m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर वहाँ पे था हमारे पास इसके पहले वाले इक्वेशन में, यानी हम इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं दोनों ही टर्म कांस्टेंट है। एम नॉट इज द रेस्ट मास एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बोथ आर कांस्टेंट, देयरफॉर वी गेट जीरो ऑन राइट हैंड साइड। तो इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल रही है कि एम नॉट इज ये वैल्यू हमें मिल रही है 2 mdm सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2 mdm माइनस एम स्क्वायर 2 v dv इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको और सॉल्व कर लें तो 2m c² dm इज इक्वल टू वी स्क्वायर 2 mdm प्लस एम स्क्वायर 2 v dv। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस साइड में भी 2m कॉमन है, इधर 2m है ये, तो इसको कॉमन ले लें तो ये एक दूसरे से कट जाएगी, बचेगा c² dm इज इक्वल टू v² dm प्लस mv/dv। ये हमारा इक्वेशन हम मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन फोर्थ। अब नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे हम देखेंगे डी के इज इक्वल टू, एक साइड दोनों की सेम है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि डी के इज इक्वल टू c²dm। अब कंपेयर करने के बाद हमें मिला कि स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू c² इंटू स्मॉल चेंज इन मास। मास ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसी में हम क्या करेंगे, लेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज के। अगर मान लेते हैं कि बॉडी की कुल काइनेटिक एनर्जी का परिवर्तन के है, तो व्हेन द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम एम नॉट टू एम, यानी जब बॉडी अपने मास को एम नॉट से यानी रेस्ट मास से किसी वेरिएबल मास एम में परिवर्तित करती है, तब ये हमारा टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या है, वो के है। तो इसको हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी के। अब चूंकि डी के तब है जब बॉडी का मास एम नॉट से एम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ c²dm डी के की वैल्यू है कब, एम नॉट टू एम, जब एम नॉट से एम में मास परिवर्तित हो रहा है। तो इसी को हम देखेंगे तो इंटीग्रल करने के बाद तो ये हमारा हो जाएगा c²m माइनस एम नॉट। अब इसको हम देख सकते हैं कि के यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। लेकिन हमें क्या पता है कि बट वी नो दैट द टोटल एनर्जी, किसी बॉडी की टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। पोटेंशियल हमारी इक्विवेलेंट होती है रेस्ट मास एनर्जी के, तो इसलिए हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के, जहाँ पे ई नॉट क्या है, ई नॉट इज द रेस्ट एनर्जी ऑफ द बॉडी, के इज द काइनेटिक एनर्जी, ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब अगर इसको हम इसमें कंपेयर कराएं तो हमें क्या मिलेगा कि एम नॉट सी स्क्वायर इज द इक्विवेलेंट टू ई नॉट, एम सी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू ई, तो के इसमें ऑलरेडी है ही है, तो इसको हम अगर प्रॉपर वे में लिखें तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा ये दोनों टर्म, तो हम क्या लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यही क्या है, विच इज़ नोन एज आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या कहता है कि मास हमारा जो है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, यानी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, यानी एनर्जी बढ़ने से किसी बॉडी की एनर्जी अगर बढ़ गई तो उसकी मास में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। आइंस्टाइन ने बताया कि इन रिलेटिविटी, if any kind of energy is supplied to a body then its mass increases। अगर किसी बॉडी को कोई मास कोई एनर्जी सप्लाई की जाती है तो उसके मास में इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं
कि बॉडी शुड पोजेस सम व्हाट ग्रेटर मास देन व्हेन इट इज़ कोल्ड, यानी अगर किसी बॉडी को हॉट कर दिया जाए तो इसका मास कोल्ड बॉडी की तुलना में अधिक होना चाहिए. दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इट इज़ गिवन बाय आइंस्टाइन. ये हमारा एक फेमस और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडर रिलेटिविटी. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन for examination purpose. So thank you. We will again talk in a new topic that is also a mathematical portion in relativity, in which we prove that uh, e square minus p square c square is equal to m naught square c to the power 4. This is the next topic. So thank